हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस यहाँ करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से है, जिसमें नगरीय योजना को और संस्कृति के बारे में बताना है। दूसरा हमारा दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास पर है। थर्ड हमारा तांडव नृत्य के ऊपर रहेगा और दूसरा हमारा वास्तुकला और रोमवासियों और गांधार मूर्तिकला के ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किए हैं, उसकी चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न रहेगा, दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। टिप्पणी कीजिए। आरंभिक भारतीय शिलालेखों में अंकित तांडव नृत्य की विवेचना कीजिए। मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान, इसकी विवेचना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, गांधार मूर्तिकला रोम वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की थी, स्पष्ट कीजिए। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गौड़ आपका यूपीएससी पीवाईक्यू में सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किए हैं, चर्चा कीजिए। इसका आंसर लिखते हैं। आज के भारत में प्रचलित नगर नियोजन की प्रक्रिया, तकनीकी विकास, धार्मिक सामाजिक गतिविधियां आदि के अवलोकन से ऐसा परिलक्षित होता है कि ये कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान थे, जो उनके निवेश को दर्शाते हैं। किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता और आज की नगरीय सभ्यता में सिमिलरिटी है, उसको हमें देखना है। आगे लिखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों की ग्रिड प्रणाली जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, भूमिगत जल निकास प्रणाली थी, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ढकी हुई नालियां एवं उनमें मेन होल, सड़कों के किनारे कूड़ादान को एकत्र करने के लिए कूड़ेदान, घरों में स्नानागार इत्यादि व्यवस्थाएं वर्तमान नगरों में भी दिखाई पड़ते हैं। वर्तमान नगरों के घरों में शौचालय, रसोई घर, बालकनियां, क्रमबद्ध आवासीय भवन इत्यादि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता को इंगित करते हैं। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में राष्ट्रीय और विदेशी व्यापार, बंदरगाह, मनके बनाने के कारखाने, सैलखड़ी की मोहरें इत्यादि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसी तरह क्या है, वर्तमान में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बंदरगाह, विशेष क्षेत्र में अवस्थित कल कारखाने इत्यादि नगरों की विशेषताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर व्यापारिक मार्गों पर अवस्थित हैं। ऐसी प्रवृत्तियां आज भी विद्यमान हैं। वर्तमान की तरह सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में भी कृषि अधिशेष को रखने के लिए धान्य कोटर होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय आवासों में वर्ग विभेद परिलक्षित होता है, जो आज नगरीय आवासों की प्रमुख विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव, मातृ देवी, प्रकृति आदि की पूजा करते थे, जो आज भी विद्यमान है। इस तरह कहा जा सकता है कि वर्तमान नगरीकरण में सिंधु घाटी सभ्यता के निवेश के काफी लक्षण विद्यमान हैं। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। टिप्पणी कीजिए। इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। संगम साहित्य के माध्यम से दक्षिण भारत की ईसा की प्रारंभिक सदियों की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, जिनकी रचना मदुरै के पांड्य शासकों के काल में हुई थी,
तमिल साहित्य के ग्रंथों में राजाओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होने के कारण संगम युग का राजनीतिक इतिहास कम उपयोगी है, किंतु सामाजिक और आर्थिक स्थिति का यथार्थ वर्णन मिलता है। मणिमेय कले और शिल्पटीकरम जैसे ग्रंथों से उस काल के सामाजिक स्थिति का पता चलता है। उक्त ग्रंथों के अनुसार समाज में जाति और वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। हालांकि ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों के पश्चात बेल्लर वर्ग का स्थान आता था। ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कराते थे तथा बेल्लार प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। बेल्लार युद्धों में भी भाग लेते थे। 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। आपको मुझे कमेंट करके उन 8 प्रकार के विवाहों के नाम बताने हैं। महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार था। विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उच्च जातियों में सती प्रथा प्रचलित थी। मृत्यु के पश्चात 2 प्रकार के समाधान प्रचलित थे। पहला था अग्निदाह, दूसरा था समाधि। संगम साहित्य में दास प्रथा के प्रचलन का उल्लेख नहीं मिलता है। आरंभिक तमिल निवासी पशुचारक थे तथा निरंतर युद्धों और पशुहरण में लगे रहते थे। युद्ध में लूट से जीवन निर्वाह होता था। कालांतर में कृषि और वाणिज्य व्यापार जीवन निर्वाह और समृद्धि के साधन हो गए। कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा के कारण कृषि में अतिरिक्त पैदावार होती थी, जिससे राज्य को आय प्राप्त होती थी तथा इस आय से सैन्य एवं प्रशासनिक खर्च की पूर्ति होती थी। उरय और सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। पश्चिमी देशों में रेशम का निर्यात किया जाता था, जिससे भारी मात्रा में सोना प्राप्त होता था। काली मिर्च और हाथी दांत भी निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थीं। राज्य को इससे आय होती थी। हालांकि नियमित कर प्रणाली चलन में नहीं थी। इस प्रकार तमिल साहित्य से उस काल की महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है, किंतु राजनीतिक जानकारी अतिशयोक्तिपूर्ण है, जो बहुत कम उपयोगी है। तो ये था हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ मैं आपसे बोलूँगा कि आप इन सभी के नोट्स एज अ इसको बनाते रहें। अगर आप नोट्स नहीं बनाते उनको बारी बारी से सुनते रहा करें, तो आपको दिमाग में ये सब रह जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक भारतीय शिलालेखों में अंकित तांडव नृत्य की विवेचना कीजिए। इसका आंसर लिखते हैं। हमें इसमें तांडव नृत्य की विशेषता और विवेचना करनी है, कहाँ कहाँ इसका वर्णन है। आंसर लिखते हैं, आरंभिक भारतीय शिलालेखों में तांडव नृत्य भगवान शिव से संबंधित है। ब्रह्मांड कंपन की बात करता है। यह नृत्य परिवर्तन और विनाश का सबसे प्रबल और ध्वनिक नृत्य है। ऋषि भरत मुनि द्वारा संकलित नाट्य शास्त्र के अनुसार भगवान शिव ने तांडव नृत्य की कल्पना की थी। इस नृत्य में प्रयुक्त 108 हस्त मुद्राएं, हाव भाव एवं अन्य शारीरिक मुद्राओं का वर्णन किया गया है। तांडव के 2 रूपों की मान्यता है, आनंद और रुद्र रूप या रुद्र तांडव, जिसमें रुद्र तांडव क्रोध और संहार से संबंधित है तथा इसे ही प्रमुखता प्राप्त है। इस नृत्य में 5 आंतरिक शक्तियां निहित हैं। 5 आंतरिक शक्तियां कौन कौन सी हैं, उनको हम बारी बारी से देखते हैं। पहला है सृष्टि सृजन से संबंध है। दूसरा है स्थिति संरक्षक। तीसरा है संहार विनाश। चौथा है अनुग्रह मोक्ष। पांचवा है तिरोभाव मोहमाया।
आरंभिक भारतीय शिलालेख में अनेक अवसर पर किए गए तांडव का उल्लेख किया गया है। जैसे शिव ने अपने दुख और गुस्से को व्यक्त करने के लिए सती की मृत्यु पर तांडव किया, और कृष्ण ने कालिया नाग के सिर पर तांडव किया, और जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के जन्म पर इंद्र ने तांडव किया। इस तरह से तांडव का संबंध हिंदू पौराणिक ग्रंथों के साथ साथ अन्य धर्मों के ग्रंथों से भी है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि तांडव नृत्य के जन्मदाता शिव हैं। इस नृत्य से ही अन्य नृत्यों का जन्म हुआ है, क्योंकि अन्य सभी नृत्यों की मुद्राएं और हाव भाव तांडव नृत्य में समाहित हैं। यहाँ पर दाता की जगह डेटा हो गया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा, तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान विवेचना कीजिए। हमें वास्तुकला के बारे में बताना है, खासकर मंदिर के बारे में। तो चोल वास्तुकला क्या है, उसका उच्च स्थान क्यों है, उसके बारे में बताना है। शुरू करते हैं लिखना। चोलों द्वारा मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली अपनाई गई। यद्यपि द्रविड़ शैली पल्लवों द्वारा शुरू की गई, किंतु चोलों में इस शैली को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया दिया। द्रविड़ शैली को परिष्कृत कर चोल शासकों ने ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया। चोल शासकों ने अनेक उत्कृष्ट मंदिरों जैसे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर आदि का निर्माण करवाया। चोलकालीन कलाकारों ने पत्थर और कांच की अनेक मूर्तियों का निर्माण किया। मंदिरों के विमान अधिक ऊंचे तथा छत पिरामिड नुमा व आधार वर्गाकार था, जिनमें अनेक मंजिलें होती थीं। मंदिर विशाल प्रांगण से घिरे होते थे तथा प्रांगण का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता था, जो अत्यंत विशाल और अलंकृत होता था। चोलकालीन गोपुरम अपनी उत्कृष्टता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मंदिरों में देवी देवताओं की मुख्य प्रतिमा के स्थान पर राजा और उनकी रानियों की मूर्तियों को स्थान दिया जाना इस स्थापत्य कला की व्यापकता का प्रमुख कारण था। मंदिरों की सजावट के लिए विभिन्न स्त्री आकृतियों को बाहर की दीवार के सहारे जोड़ा गया, जो अत्यंत सजीव प्रतीत होती है। कांस्य मूर्तियां मुख्य रूप से शिव और पार्वती की बनाई जाती थीं। इस काल की नटराज की मूर्ति तो विश्व प्रसिद्ध है। अतः यह कहा जा सकता है कि द्रविड़ मंदिर शैली की शुरुआत तो पल्लवों ने की थी, किंतु इस शैली को पराकाष्ठा पर पहुंचाया चोल शासकों ने। वस्तुतः यह काल दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग था। आई होप आपको मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है इसके आंसर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आंसर कैसा लगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गांधार मूर्तिकला रोमवासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की थी। स्पष्ट करें। इसमें हमें गांधार मूर्तिकला के बारे में बताना है, तो इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। प्रथम से चौथी सदी तक भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग अर्थात गांधार, स्वात घाटी, पेशावर, बामियान में गांधार कला विकसित एवं विस्तृत हुई। गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्तियां बुद्ध की हैं। गांधार शैली में विकसित बुद्ध की मूर्तियों में स्पष्ट रूप से यूनानी प्रभाव परिलक्षित होते हैं। मूर्तियों के वस्त्र विन्यास पर स्पष्ट रूप से रोमन प्रभाव दिखाई देता है। ये जरा मिस टाइप हो गया है, डेटा हो गया है, देता है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। बुद्ध की मूर्तियों को रोमन चोगों में दिखाया गया है। रोमन शैली यथार्थवादी है, इस कारण अधिकांश मूर्तियों पर यथार्थ के चिन्ह दिखते हैं,
जैसे शरीर का आकार, वास्तु ढांचा, मूर्ति की स्थिति इत्यादि। गांधार शैली की बुद्ध की मूर्तियों में मांसपेशियों की कसावट, सिर के पीछे का जूड़ा, वस्त्रों की स्पष्ट सिलवट, लौकिकता के भाव इत्यादि तत्व यूनानी शैली से प्रभावित हैं। अपोलो, जो कि यूनानी देवता है, की मूर्तियों के समान ही बुद्ध की मूर्तियों में बाहरी अलंकरण का प्रयोग किया गया है, जिससे बुद्ध को बलिष्ठ दिखाया जा सके। यूनानी शैली वस्तुतः आदर्शवादी है, अतः बुद्ध की मूर्तियां जो गांधार शैली में बनी हुई हैं, में रोमन और यूनानी दो की मिश्रित शैली का अनुकरण किया गया है, जो बुद्ध की मूर्ति को सौंदर्य एवं लौकिकता प्रदान करते हैं। हालांकि बुद्ध की मूर्तियों पर अत्यधिक भाव भारतीय है। इस तरह स्पष्ट कि गांधार मूर्तिकला शैली एक मिश्रित कला थी, जिसमें विभिन्न देशों के मूल तत्वों एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को समाहित किया गया है। आई होप आपको यह पूरा सेशन पसंद आया होगा, जिसमें हमने 5 हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।